अच्छा, अगर उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो कुछ हाथ से जाने वाला मुतमईन नहीं हो? है। जी जनाब, उनकी शिनाख्त की जा चुकी है और अमली तौर पर अब उनका बाहर रहने का कोई फायदा नहीं है। ये मेरे घर तक आ चुके हैं क्योंकि ये मेरे बारे में मालूमात लेना चाहते हैं या वो मुझे अपने साथ काम करने पर मजबूर करना चाहते हैं। ठीक है मोहम्मद, जाओ अंजाम दो। धोखा देने की कार्रवाई भी शुरू करो। जी जनाब, इजाजत दें। सलाम जनाब, माफ कीजिएगा जहमत दे रहा हूँ, एक परेशानी पेश आ गई है। मुझे एक जीपीएस मिला है, वो भी मेरे घर में। दास्तान लंबी है थोड़ी, हाजिर होकर बात करूंगा। उसे अपनी जगह पर रख के आपके पास आता हूं। इजाजत दें। तुम न जाओ, मैं ही जाता हूँ। एक 1:45 हो रहे हैं, वो घर के अंदर दाखिल हुई है। ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है अभी। 1 मिनट रुक जाओ। देखो, देख रहे हो, और भी है। ये उसका कमरा है? नहीं, ये उसकी माँ का घर है। उसका कमरा ऊपर है। उसकी माँ के घर का मैं क्या करूंगा? जाओ, जहाँ वो रहता है वो पता करो। और जीपीएस का क्या किया? उसकी बाइक पर फिट कर दिया है। कब? आज ही। उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? साइड। अच्छा है, शुरू से यही काम करना चाहिए था। जैसे ही उसकी ऑफिस की लोकेशन का पता चल जाए मुझे खबर करना, ठीक है? और शरीफ अंकल, शरीफ अंकल। क्या हुआ मेरी बच्ची? देखिए, इसे रहमान अंकल मारना चाहते हैं। क्यों इसे ये उसके मारेगा साथ मेरी क्या कर रहे जान? हो तुम? वो कह रहे थे कि इसे काट कर पकाना चाहिए। नहीं मेरी बच्ची, रहमान अंकल इसे नहीं मारेंगे। रहमान, सारा? तुम इस मुर्ग को मारना चाहते हो? ये उसके साथ क्या कर आपने रहे हो कहा था तुम? खाने पर इसे बनाओ। रहमान, जाओ रहमान अंकल को दे दो, इसे आजाद कर देंगे। जाओ। इसको मारिएगा नहीं ठीक है, ना। ठीक है। शरीफ, बताओ तो कुछ क्या हो रहा है? जानती हो क्या सारा? जाओ अपने कमरे में और इस वो मुर्ग की बच्ची डर तस्वीर बनाओ। जाएगी। ये ठीक है, नूरा, जी जनाब। जाओ बेटी। मारिएगा नहीं ना। नूरा, इसे कमरे में लेकर जाओ। जी ठीक है। रहमान, जी जनाब।
तुम्हें कोई काम तो नहीं? मैं जा रहा हूँ। काटो मत, 1 मिनट के लिए सारा को दिखा दो। सारा यहाँ नहीं है, चली गई। तुम तो अभी उससे कह रहे थे कि जाओ बैठकर ड्राइंग करो। शरीफ 1 मिनट के लिए बस दिखा कहा दो ना उसे। नहीं है, चली गई। कोई काम तो नहीं? मुझे काम है। मैं वादा करती हूँ बात नहीं करूंगी। अच्छा, अगर उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो कुछ हाथ से जाने वाला मुतमईन नहीं हो? है। जी जनाब, उनकी शिनाख्त की जा चुकी है और अमली तौर पर अब उनका बाहर रहने का कोई फायदा नहीं है। ये मेरे घर तक आ चुके हैं क्योंकि ये मेरे बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, या वो मुझे अपने साथ काम करने पर मजबूर करना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि मेरे जरिए मेरे आदमियों की पहचान करके मेरे दफ्तर में घुस सकें। ठीक है मोहम्मद, जाओ अंजाम दो। धोखा देने की कार्रवाई भी शुरू करो। जी जनाब, इजाजत दें। मुझसे कोई काम था? हाँ जाओ बैठो। बैठो, कुछ बातें करनी है तुमसे। बात करना चाहती हो? बहुत अच्छी बात है, मैं तैयार हूँ। तुम बरसों से ईरान में हो। तुमने जेन के साथ भी काम किया और केट के साथ भी। हाँ, दोनों के साथ किया है। मुझे एक लिस्ट चाहिए। लिस्ट? कैसे लिस्ट? उनकी लिस्ट जो जैन और केट के साथ काम कर रहे थे। जब तुम आई थी तुम्हें दे दिया होगा ना उसे। मुझे वो ना लिखी हुई लिस्ट चाहिए जो हर एजेंट के पास होती है, सब कुछ। मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा होगा तुम MI6 से मांगो। क्या सोच है तुम्हारी? ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई? तुम तो बड़े जीनियस निकले। खाने की टेबल पर वो लिस्ट चाहिए, नाम और उनकी डिटेल, और वो जो काम करते थे। समझ गए? इस बारे में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बेहतर होगा तुम एम्बेसडर को बोल दो, वो बोलेंगे तो मैं अंजाम दूंगा। जब मैं तुमसे किसी काम को अंजाम देने के लिए कहूँ तो अंजाम देना होगा। मेरे काम में एम्बेसडर हो या एम्बेसी का कोई भी आदमी मुदाखलत नहीं कर सकता। समझ गए? या मोगाडेशो में हमारी एम्बेसी में जाकर काम करना चाहोगे? समझ गया। मैंने जाने को नहीं कहा। बरतानवी ऑयल टैंकर पर कब्जे ने अमली तौर से आलमी पैमाने पर ईरान की फौजी ताकत की बरतरी को साबित कर दिया है। हमने इस बरतानवी ऑयल टैंकर को जब्त करके, जो कि बरतानवी परचम के साथ खलीज फार्स में गैर कानूनी तौर पर हरकत कर रहा था, ये साबित कर दिया कि जब ईरान की कौमी सालेमियत और उसके मफादात को खतरा होगा तो किसी भी आदमी या फौजी ताकत को छोड़ेंगे नहीं। हजरात, मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका दिया जाए। इस ऑपरेशन की चोट की गूंज इंग्लैंड के लिए इतनी ज्यादा थी कि पूरी दुनिया और खासकर मिडिल ईस्ट में उनकी फौज और सिक्योरिटी के लिए बड़ी जिल्लत और रुसवाई का बाइस बनी। हमने खुदा के फजल और अपने अटल इरादे से ये साबित कर दिया है कि किसी भी गैर कानूनी इकदाम के मुकाबले में कानूनी और हक बजानिब रद्द अमल दिखाने की ताकत रखते हैं। इंग्लैंड के एक बड़े ओहदेदार ने कहा है कि इंग्लैंड मरीन फोर्स की तारीख में हमारे बहरी जहाजों के साथ इस तरह के सलूक की मिसाल नहीं मिलती है। इस तरह हमारे इस इकदाम से पूरी दुनिया में इंग्लैंड के बूढ़े साम्राज्य की बड़ी बेइज्जती हुई है और वो हमारे ऑयल टैंकर को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अब इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी की बुनियाद पर इंग्लैंड के ऑयल टैंकर को रोके रखने में हमारा कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर इस मीटिंग का निचोड़ और खुलासा ये हुआ कि कानूनी मराहिल और अदालती जायजे नीज हमारी आवी शाहरा पर अंजाम पाने वाले गैर कानूनी इकदामात के सबब जुर्माना वसूल करने, खासकर मछुआरों की बोट के नुकसान की भरपाई के बाद बरतानवी ऑयल टैंकर को छोड़ देना चाहिए।
आपने जो जीन को रिपोर्टें दी हैं वो मैंने पढ़ी हैं। मुबारक हो आपको, आपका काम अच्छा था। नपातुला, मंतकी और मुकम्मल। शुक्रिया। जीन ने आपकी रिपोर्ट पर लिखा है हमेशा की तरह मुकम्मल है। मिस मेरिट की मेहरबानी थी मुझ पर। तकल्लुफ ना करें, ये हकीकत है। शुक्रिया। हम उसी तरह काम करना चाहेंगे जिस तरह जीन के साथ करते थे। उस वक्त के हालात अलग थे। हाँ, जानती हूँ कि सब कुछ बदल गया है। और आपका मुतालिबा क्या है? मेरा भी वही मुतालिबा है जो जीन का था। यानी ऐसे लोगों की लिस्ट चाहिए जो मिस मेरिट ने हुकूमती और प्राइवेट इदारों से मांगे थे। ये उन लोगों और इदारों की लिस्ट है जो मुझे चाहिए। हो सकता है ये लिस्ट जीन से थोड़ी अलग हो। अच्छा, तो मैं आपको कैसे बताऊं? उस वक्त के हालात अलग थे। अभी अखराजात भी बहुत बढ़ गए हैं। अफरात ज़र की अच्छी बात। हर चीज की अपनी अलग कीमत होती है कामरान साहब। ठीक है, बंदा राजी है। वाह वाह, नेकपुर साहिबा, खुशामदीद। सलाम। सलाम, आप कैसी हैं? मैं ये पूछने आई हूँ कि रहमानी साहब को वीजा अभी तक क्यों नहीं मिला? जल्दी ना करो, काम चल रहा है उस पर। हमेशा देर हुआ करती है, ये पहली बार तो है नहीं। वीजा के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, तुम तो जानती ही हो कि काम बहुत बड़ा हुआ है। रहमानी साहब कोई मामूली आदमी नहीं है जिन्हें दूसरों की तरह देखा जाता है। मेरी नज़र में ये कोई खास आदमी नहीं है। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? रहमानी साहब इस मुल्क की जानी मानी हस्ती हैं। अभी की हुकूमत में इनके चचाजाद भाई भी हैं। अभी उनके हाथ में मुल्क के 30 अहम ओहदे भी हैं। वो एटमी डील की टीम में भी शामिल थे। माफ करना, मुझे ये बताओ कि खास आदमी होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? इत्तेफाक से उनकी यही जिम्मेदारियां हैं जिनकी वजह से वीजा देर से मिल रहा है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे मुल्क में एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो डील करने वाली टीम पर नजर रखती है। क्या नाम था उस आदमी का? डॉक्टर अशरफी। गवर्नमेंट ने उसे मेडल दिया था। अभी वो कहाँ है? जेल में। जुर्म जासूसी है। वो अलग मामला था। रहमानी साहब का सपोर्ट बहुत ज्यादा है। उन पर इतनी जल्दी इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है। कोई भी इदारा या आदमी उनके पास फटकने की हिम्मत नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से अगर वो एम्बेसी में आकर मिल लेंगे तो बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो किस लिए एम्बेसी में आए? मेरे पास उनके वीजा के सिलसिले में वकालतनामा मौजूद है। अब रह जाता है फिंगरप्रिंट और वीजा लेने का मामला, तो उस वक्त वो खुद एम्बेसी में आ जाएंगे। तो फिर इतना शोर मत मचाओ कि उन्हें जल्दी है। देखो जैसन, रहमानी साहब अपनी बेटी से इंग्लैंड में मिलने के लिए जल्द अज जल्द लंदन जाना चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि मदद करो। जहाँ तक मुझे मालूम है उनकी बेटी अमेरिका में है। वहाँ जाकर उससे क्यों नहीं मिल लेते? वीजा के एप्लीकेशन फॉर्म में सब कुछ बता दिया गया है। तुम्हें एक दोस्ताना मशवरा दूं? हाँ बोलो। एम्बेसी में आकर उनके मिलने के बाद उनके वीजा हासिल करने का काम आसान हो जाएगा।
चल पड़ा। सादिया, 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 जल्दी आओ। क्या है, क्या हुआ? आ जाओ। क्या खबर है? वो हमारे चंगुल में फंस गया। आओ बैठो। आखिरकार उसकी बाइक चल पड़ी। कहाँ जा रहा है? जरूर ऑफिस जाता होगा। सलाम जनाब। ये लो सलाम। ठीक हो? शुक्रिया, मैं आपकी खिदमत में हूँ। बहुत एहतियात से, स्पीड ज्यादा मत रखना। ठीक है, इत्मीनान रखिए। जाओ, राब्ते में रहूंगा। जी जनाब। रसूल, अली रजा को देख रहे हो? जी जी देख रहा हूँ। उस पर लॉक कर दो। उसके रास्ते की पूरी लोकेशन चाहिए मुझे। जी ठीक है। मुतमईन हो वो अपने ऑफिस ही जा रहा है? जरूर ऐसा ही होगा। तो फिर वो अपने इर्द गिर्द यूं ही घूमे क्यों जा रहा है? यहाँ से वहाँ जा रहा है? जरूर इत्मीनान कर लेना चाहता होगा कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। याद है मोहसिन क्या कहता था? वो कह रहा था कि इस तरह से आते जाते हैं कि किसी को कुछ पता ना चले, कोई शक ना करे और कोई कुछ समझ ना पाए। इस बार बच नहीं पाएगा। इस लिहाज से तुम्हारे पास साइद और सादिया के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है? क्या बताऊं उनके बारे में कैप्टन साहब? मैं तो जो भी बोलता हूं आप मानते ही नहीं है। मैं कहता हूं उनका घर वहां है, आप मानते ही नहीं है। उनका नाम भी मैंने बता दिया। मैं कहता हूं अगर आप चाहे तो आप मुझे यहाँ से आजाद कर दीजिए, मैं जाऊंगा उनको गिरफ्तार करके आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। फिर भी आप नहीं मानते हैं। बताइए अब क्या बोलूं मैं? इसके अलावा कुछ और? जी, अगर इन दोनों के बारे में तुम्हारे पास कुछ है तो बता दो। देखिए हाजी साहब, आप पर कुर्बान हो जाए मेरी जान, मैं इस मामले में बेगुनाह हूँ। मुझे कहते हैं फालतू वाला मोहसिन, आप संजीदा ना हो। मैं बहुत ही मामूली आदमी हूँ, आप मेरे बारे में संजीदा ना हो। कोई मुझे कहता है फला जगह चले जाओ, फला आदमी का पीछा करो, देखो कहाँ आता जाता है, क्या पहनता है, क्या उड़ता है, किससे मिलता जुलता है, क्या चाहता है, बस यही। और माशाअल्लाह आपका वो एजेंट जिसका मैं पीछा कर रहा था, वो मुझे चकमे पे चकमा ही दिए जा रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आता था उसके बारे में कुछ। कभी कार में आता था, कभी बाइक में चला जाता था, कभी बाइक से आता था, कभी पैदल चला जाता था, कभी पैदल आता था और मेट्रो से चला जाता था। माशाअल्लाह बहुत ही चालाक और होशियार आदमी है वो। लेकिन कैप्टन साहब, मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इन दोनों मुल्जिमों के बारे में तुम्हारे पास कुछ है तो बता दो। नहीं, अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बता दूं, अगर इनके बारे में कुछ जानते हो और नहीं बताओगे तो जी इस केस में रुकावट डालना शुमार किया जाएगा और इस केस को उलझाने में तुम पर इल्जाम लगा दिया जाएगा, जिसके नतीजे में तुम पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैप्टन साहब, आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं तो अच्छे बच्चों की तरह जवाब दे रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरे सर में चोट लगी है ना। ठीक है, इस बारे में मैं तुमसे और कुछ नहीं पूछूंगा। फिर तो सब ठीक हो गया ना? अब तो मैं अपने घर जा सकता हूँ ना? ये क्या है? क्या? ये एक्सीडेंट। अच्छा, तो फिर इसके बारे में तफसील बताओ। तो कैप्टन साहब, आप तो खुद ही कह रहे हैं ना, ये एक्सीडेंट है ना। उस चीज को क्या कहते हैं जब दो चीजें आपस में टकराती हैं, बस ऐसे ही टकरा जाती है। हाँ? तुमने बस यूं ही एक बाइक वाले से एक्सीडेंट कर दिया?
हाँ हाँ, मैंने कहा ना, अचानक हो गया। मैं अपनी कार में बैठा हुआ था, मेरा ध्यान मेरे मोबाइल पर था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अचानक सर उठाया, मैंने देखा कि अरे ये तो एक्सीडेंट हो गया। तेजी से ब्रेक लगाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे कार की बोनट उसके बाइक से टकराई और वो बेचारा हवा में उछल गया। जनाब, हम जो भी मुसीबतें झेल रहे हैं इस मोबाइल की वजह से, आप लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसा ना करे। और अस्पताल में क्या कर रहे थे? वहां भी बस यूं ही पहुंच गए थे? वो कैप्टन साहब, जब मैंने उसे टक्कर मारी तो मैं बहुत डर गया था कि उसके सामने जाऊं। जब एम्बुलेंस आई और मैंने देखा वो जिंदा है, तब मैंने खुदा का शुक्र किया। उसके बाद मैंने एम्बुलेंस का पीछा किया, अस्पताल के अंदर गया। कैप्टन साहब, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। मैं इसीलिए अस्पताल गया कि अगर मुझसे कोई काम या मदद बन पड़े तो मैं कर सकूं। मैं ऐसा करना चाहता था। मैंने सोचा कि अगर खून, लिवर, किडनी, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं मदद कर सकूं। क्या मैंने गुनाह किया? बताइए हाजी साहब। क्या तुम ये खेल यूं ही जारी रखना चाहते हो? कौन सा खेल कैप्टन साहब? अपने वालिद की कसम, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे अब्बू तो मरहूम हो चुके हैं। खुदा उनकी मगफिरत करे। तो मेरी कसम समझ लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे कैप्टन साहब। देखिए, मैं जानता हूँ कि मैं अगर आपसे सच नहीं कहूँगा तो आप मुझे ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे। यहाँ से जाना मेरा मुश्किल होगा। मगर ये कि मेरे पास कोई तुरुप का पत्ता हो जो मैं आपके सामने खोल कर रख दूं और फिर आप कहे कि वाह, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। शाबाश मोहसिन, बहुत अच्छा किया, अब तुम आजाद हो, जा सकते हो। हाँ? जो कुछ भी है अभी बता दो। मैंने मिसाल दी है आपको, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, बस ऐसे ही कह दिया। मुतमईन हो? मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे सोचना होगा। मेरे सर पे चोट लगी है हाजी साहब। एक बात बिल्कुल मत भूलना, सौदा करने के बारे में तुमने जो कुछ सुना है उसे ताउन कहते हैं और कानून किसी के साथ सौदा नहीं करता। जी। ताउन की भी शर्तें होती हैं। अहम मालूमात मुनासिब वक्त पर हुआ करती हैं, मुनासिब वक्त पर हुआ करती हैं और इसके बारे में फैसला भी अदालत करती है, ना कि तुम। मैं भी यही कहना चाहता था। सादिया, वो रुक गया। शहर का मैप देखो कि ये कौन सी जगह है। सलाम रसूल, कैसे हो तुम? काम हो गया? जनाब, ये रहा। अच्छा, वहाँ के कैमरों की क्या पोजीशन है? एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसे बहुत ही अहम और खुफिया होना चाहिए। रुको देखता हूं। ये एक तिजारती कॉम्प्लेक्स है, इस पर लिखा है मल्टी लेवल पार्किंग। सलाम मोहम्मद साहब। सलाम। अली रजा, सुनो, बाइक को वहीं पर छोड़कर चले जाओ, उसके बाद बताऊंगा। मेरा ध्यान है। बहुत शुक्रिया। क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ इन्होंने एक मर्तबा मोहसिन को चकमा दे दिया था? हाँ, ये वही जगह है। मुझ बेवकूफ को देखो, समझा धोखा हो गया।
मोहसिन ने कहा था कि वो मल्टी लेवल पार्किंग में गया और गायब हो गया। अभी जल्दी है, देखते हैं वहां से चलता है या वहीं रहता है। शक न करो कि वो रुकेगा। मल्टी लेवल पार्किंग बस आड़ है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है रहमानी साहब। शुक्रिया। कैसे हैं आप जनाब? ठीक हूं, लेकिन आपसे मुझे शिकायत है। मैं समझ सकता हूं। ईरानियों को वीज़ा देने के सिलसिले में इंग्लैंड की हुकूमत का कानून ज़रा सख्त है। अच्छी बात है, आपने मुलाकात के बाद बात करने को कहा था। अच्छी बात है, मैं सुन रहा हूं। जी जरूर। इंग्लैंड की एम्बेसी में आपका खैर मकदम है रहमानी साहब। आप कहना क्या चाहती हैं, मैं समझा नहीं। क्यों? मैंने तो अपनी बात बिल्कुल क्लियर कही है। मतलब ये है कि मैं 4 लोगों को उन ओहदों पर रख लूं जहां आप चाहती हैं, है ना? रहमानी साहब, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैंने उन्हें प्रेसिडेंट बनाने के लिए कहा है। बस आप उन्हें काम पर रख लें। हाँ, लेकिन अरसा हो रहा है कि ईरान में हुकूमती ओहदों पर तकर्रुरी बहुत ही पेचीदा हो गई है। हम सभी को पेचीदा हालात की आदत बन चुकी है, हमें भी और आपको भी। इसलिए हमें सच्चाई से पेश आना चाहिए रहमानी साहब। इंग्लैंड की हुकूमत ने अपनी नेक नियति साबित कर दी है, क्या ऐसा नहीं है? ईरान इंग्लैंड के लिए हद से ज्यादा अहम है। ये हुकूमत चली जाए, दूसरी हुकूमत आ जाए, आपको पता है उस वक्त आपका कोई ठिकाना नहीं होगा। आप हमें अपनी नेक नियति साबित करें, हम भी आपकी मदद करेंगे। तजुर्बे ने यह बात साबित कर दिया कि दुनिया में आप जैसे हुकूमती लोगों की हुकूमतों के खात्मे के बाद दूसरी हुकूमतों में कोई जगह नहीं होती। ये आला ओहदे वाले लोग सलाहकार की हैसियत से काम करते हैं। आप इससे कहीं ज्यादा होशियार हैं कि इसके बारे में नहीं सोचा होगा। एहतमाल है कि ईरान के इंटेलिजेंस वाले ये जानते हैं कि अभी आप ग्रेट ब्रिटेन की एम्बेसी में बैठे हुए हैं। अभी हम आपके साथ जंग की हालत में हैं और ये भी नहीं मालूम कि हम में से कौन जीतेगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप जैसे लोग लड़ना झगड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते। खुद को अलग कर लें। आप हमारी मदद करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। उस तरफ वाले लोग आपकी मदद नहीं कर सकेंगे, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा अक्लमंदी इसी में है कि वही खेल खेले जिसे जीत सके। अब जबकि आप अपनी मर्जी से हमारी एम्बेसी में आए हैं, मेरा दोस्ताना मशवरा है कि अपनी कश्ती को जला दें और वापसी के बारे में ना सोचें। क्या आप ये चाहेंगे कि अगली हुकूमत में अदालत का सामना करें या इंग्लैंड के साहिल पर रहें?
पूर्वी हुकूमत की तरफ से आप पर किस कदर भरोसा किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। मोहतरमा ये लीजिए, ये आपका कार्ड और ये आपके डॉलर्स जो आपने बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी की आपने। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब मैं चलती हूँ। जनाब अब आप आ जाइए। सलाम। हुक्म कीजिए। $300 है, चेंज करना है। मेहरबानी करके आप अपना नेशनल कार्ड दीजिए। नेशनल कार्ड तो है नहीं। कानून है मेरे भाई। कानून कब से ऐसा है? पिछले 3 महीनों से है। मुझे नहीं पता था, अभी तो मेरे पास है नहीं। सिर्फ नेशनल कार्ड के जरिए ही आपका काम हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा? बिल्कुल नहीं। मेरे पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस ही है, मेरा नाम उस पर है। सिर्फ नेशनल कार्ड होना चाहिए। अगर आप चाहें तो कार के पेपर्स भी दे सकता हूँ, इंश्योरेंस के पेपर्स भी है, मेरा नाम और एड्रेस सब कुछ है। दोस्त सिर्फ नेशनल कार्ड लगेगा। तो अब मैं क्या करूं जनाब? कोई और रास्ता नहीं है जनाब, मेरा काम रुका हुआ है, बहुत जरूरत है मुझे। शर्मिंदा हूँ, मैं हुक्म का पाबंद हूँ, जो मुझसे कहा गया मैं वही करूँगा। मतलब कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता? कोई और रास्ता नहीं है। ओहो, क्या मैनेजर साहब हैं जिनसे मैं बात कर सकूं? मैनेजर वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सादिकी साहब भी आपसे वही कहेंगे जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। जाइए वहाँ। तशरीफ लाइए, आप ही का सहारा है, प्लीज हमारे लिए कुछ कीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी क्या परेशानी है, लेकिन इस सिलसिले में अभी हम कुछ नहीं कर सकते। आ जाइए, अंदर आ जाइए। जनाब मेरे पास कुछ डॉलर है, चेंज करना है, लेकिन आपके आदमी कह रहे हैं कि नेशनल कार्ड नहीं है, चेंज नहीं हो सकता। नेशनल कार्ड के बिना ये काम नहीं हो सकता। माफी चाहता हूँ, अगर मैं करना भी चाहूँ तो सिस्टम कबूल नहीं करेगा। सिर्फ नेशनल कार्ड चाहिए। मेरा काम फंसा हुआ मैंने है, कहा बहुत ना, सिर्फ जरूरत है। नेशनल कार्ड चाहिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अगर आप अपने कागजात लेकर आएंगे तो मैं आपका काम जल्द अज जल्द करने की कोशिश करूँगा। बगैर कागजात के हम कोई वादा नहीं कर सकते। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कागजात का होना। क्या हुआ? हो गया, चलो। हो गया? हाँ, वाईफाई भी चेक कर लिया और कैमरे भी चेक कर लिए। अच्छी बात है। ले लो, तकल्लुफ मत करो। मैडम आप ले। बहुत लीजिए, शुक्रिया। तकल्लुफ मत कीजिए। मेहरबानी आपकी। आप फॉरेनर हैं? गैर मुल्क की? कैसे समझी? मैंने ऐसे ही बोल दिया, आपके चेहरे से पता लगाया। वैसे आप फारसी अच्छा बोल लेती हैं। बहुत अच्छी बात है, मैंने तो इस बारे में आपको कुछ बताया नहीं था, फिर भी आप समझ गई। ईरान में क्या करती हैं? नहीं, मैं पहले यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, आई हूँ यहाँ अपनी सहेली से मिलने। ईरान की यूनिवर्सिटी में? हाँ, तेहरान यूनिवर्सिटी में। सच में? जी। क्या बात है। हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई करने की जी तोड़ कोशिश करते हैं और आप यहाँ पढ़ने आई हैं। वैसे आपने पढ़ा क्या है? आर्ट का कोर्स। बहुत दिलचस्प है। जी हाँ। आप काम करती हैं? हाँ, मैं टीचर हूँ। बहुत अच्छी बात है, मेरी माँ भी टीचर है। अच्छा, तो फिर टीचर के घर में पली बड़ी हो। आधी रोटी टीचरी की खाई है और आधी इंजीनियरिंग की। मेरे डैड इंजीनियर हैं।
आप किस क्लास को पढ़ाती हैं? मैंने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद टीचर ट्रेनिंग की है, इसीलिए हाँ 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 जानती हूँ। लड़कों को पढ़ाती हैं कि लड़कियों हाँ, को? दोनों को पढ़ाती हूँ, लड़कियों को पढ़ाती हूँ, लड़कों को भी पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत पैसे मिलते होंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टीचर सैलरी से कोई मालदार नहीं होता, अलबत्ता टीचर के पेशे में चाहत और लगन की जरूरत होती है। आप मजाक कर रही हैं? दुनिया में टीचर्स की सैलरी बहुत ज्यादा है, खास तौर से बड़े क्लास के टीचर्स की। मैडम, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। टीचर का तो बस नाम ही रह गया है, आमदनी कहाँ है? जब भी कोई मिनिस्टर आता है इन बेचारे टीचरों से बस वादा ही करता है। मेरे शौहर भी टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। सुबह से दोपहर तक स्कूल में काम करते हैं और दोपहर से रात तक एक कंपनी में काम करते हैं। टीचर की सैलरी से खर्च थोड़ा निकलने वाला है। अच्छा, मैं भी घर में रहकर बच्चों की देखभाल करने के बजाय कंपनी में काम करती हूँ। अगर काम नहीं करूँगी तो घर का खर्च पूरा होगा ही नहीं। बड़ी अजीब बात है। मैं तो ये सोच रही थी कि ईरान में टीचर्स की सैलरी बहुत ज्यादा है। आप ये सब बातें मीडिया में क्यों नहीं उठाती हैं? मेरे शौहर ने अपने साथियों के साथ धरना दिया था और उसकी रिपोर्ट भी ब्रॉडकास्ट हुई थी, लेकिन हमारी बातें सुनने वाला कौन है? नहीं नहीं, मेरा मतलब यहाँ की मीडिया से नहीं, बाहर की मीडिया से है। अगर ये बात आप वहाँ की मीडिया में उठाएंगे तो यहाँ के लोगों तक पहुँच सकती है, फिर यहाँ के लोग मजबूर हो जाएंगे आपका हक देने के लिए। ये कैसी बातें कर रही हैं? कौन सी बातें? सही तो कह रही हैं, झूठ क्या है? ये सही कह रही है मोहतरमा। अगर मेरे शौहर स्कूल में ही पढ़ाते और बाहर का काम नहीं करते तो हमारे घर का खर्च कैसे चलता? ये बातें जो कि मैं टीचर हूँ मुझसे मत कहिए। मैं कुछ जिम्मेदारों की लापरवाही से होने वाली परेशानी को जानती हूँ, लेकिन ये सही नहीं है कि किसी गैर ईरानी को ये बात कही जाए। मोहतरमा माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। ये हमारी परेशानी है, इसे हमें ही हल अगर करने हम दें। अपनी परेशानी हल कर पाते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। क्या कह रही हो? अब ये कि चाहे या ना चाहे ये हमारी परेशानी है। मोहतरमा माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहती हूँ। आप जो अपनी परेशानियाँ किसी गैर मुल्की के सामने पेश करती हैं, क्या आप समझती हैं कि आपकी परेशानियाँ जैसी हैं वैसे ही पेश की जाएंगी? ये आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं जैसा कि इनका दिल चाहता है। हम हैं ही ऐसे। सलाम शार्लोट। सलाम। क्या खबर है? अच्छी खबरें हैं, तुम्हारे लिए बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन जुटाई है। हाँ देखा, तुम्हारा काम अच्छा है। तुमने ईरान की जिन 200 इकोनॉमिकल कंपनीज का डेटा मुझे दिया है वो बहुत अच्छा है, मुकम्मल था। वाकई में? वाकई में। बहुत खुशी हुई। बस फिक्र ना करो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। एटमी डील के दौरान हम तुम्हारी मदद को बिल्कुल नहीं भूले हैं। मुझे खुशी है, लेकिन एक ईरानी इस्तिलाह है जिसमें कहा गया है कि जो लेन देन सही करता है वो लोगों के माल में शरीक होता है। एक और कहावत है जिसमें आया है कि अगर सब्र करोगे तो खट्टी चीज भी मीठी हो जाएगी। तुमने तो मुझे चौंका कर रख दिया है। यकीन करो, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम बमौका ईरानी इस्तिलाहों का इस्तेमाल भी कर सकती हो। सलाम, खुशामदीद जनाब। सलाम, शुक्रिया। क्या पेश करूं आपके लिए? बराए मेहरबानी एक चाय लेके आओ। ठीक है, आप भी कुछ लेंगी? नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा बताओ, कोई नई खबर है? नई इंफॉर्मेशन, मुझे बहुत ही अहम जानकारी मिली है। बूशहर सूबे के जुनूब में इलाकाए पार्स में बहुत बड़ा गैस का प्रोजेक्ट लगने वाला है। वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजरों की लिस्ट से हमें फायदा मिल सकता है। इस सिलसिले में वो हमारे काम आ सकते हैं। और भी पैसे चाहिए? ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। ओके, लाओ दिखाओ। अभी तो तैयार नहीं है। क्या ब्लैकमेलिंग कर रहे हो? क्या? ब्लैकमेलिंग की इस्तेलाह भी जानती हो? ब्लैकमेलिंग की कोई बात नहीं है, यकीन करो। मेरे पास ये पक्की इंफॉर्मेशन है कि मुल्क की 187 कंपनियों और फाइनेंशियल कंपनियां हैं जिन्होंने लोन के लिए दरखास्तें रखी है। ये सभी गैर मुल्की सरमायाकारों को ढूंढ रहे हैं।
इन सब ने मुझे अपने कागजात दे रखे हैं और मैं इन सब की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। मैं ये सब तुम्हें भेज दूंगा। कब मुझे दोगे? समझ लो इसमें 10 दिन लग जाएंगे। 10 दिन ठीक है? ठीक है, मंजूर है। बस तुम्हें इन 10 दिनों में मेरे 2 काम करने होंगे। क्या? पहला, ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के जिम्मेदारों को ये मनवाना कि वो यूरोपीय मुल्कों के साथ अपने ताबन को बढ़ाएं, खासकर इंग्लैंड और जर्मनी के साथ। ठीक है, और दूसरा? अच्छा, अब मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, दिखाता हूँ। ईरान की एटमी तवानाई और सलाहियत की टॉप लिस्ट। जो वादा किया है उसे भूल मत जाना।